नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेल नाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ बुधवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर से किया। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपस्थित लोगों को संचारी रोगों की रोकथाम और स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा जागरूकता रैली एवं प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, जलभराव हटाने, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमाग बुखार और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना, जमा पानी न होने देना, कूलर व गमलों की नियमित सफाई तथा पूरी बांह के कपड़े पहनने जैसे उपाय अपनाने चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनआर वर्मा ने बताया कि अभियान में स्वास्थ्य विभाग सहित महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, नगर निकाय, शिक्षा, कृषि, पशुपालन समेत 13 विभाग समन्वित रूप से कार्य करेंगे। अभियान को WHO, NPSP और पाथ जैसी संस्थाओं का तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि दस्तक अभियान के दौरान आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार, ILI, TB, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, कालाजार तथा कुपोषित बच्चों की पहचान करेंगे। साथ ही ORS और जिंक का वितरण, आभा ID निर्माण तथा ई-कवच पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाएगी। CMO ने लोगों से अपील की कि बुखार होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, झोला छाप चिकित्सकों से बचें और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लें। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता और स्वच्छता से ही संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला महिला चिकित्सालय पहुंची, जहां लोगों को स्वच्छता और संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार, DM आजमगढ़ का, सुनिए। दस्तक कार्यक्रम आज से शुरुआत हो रही है। किस तरह से सर आम जनमानस में संचारी रोगों के प्रति लोग जागरूक हो और नियंत्रण हो, तो किस तरह से प्रशासन और खासतौर से स्वास्थ्य विभाग? देखिए, आज 1 जुलाई 2026 है और 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक पूरे जनपद में संचारी रोग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जनपद में संचारी रोग को फैलने से बचाना और अगर कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उनका तुरंत इलाज करना। तो इसके लिए ये जन जागरण रैली का शुरुआत कलेक्ट्रेट से किया जा रहा है और जनपद के समस्त ब्लॉक में इस तरह की जन जागरण रैली MOIC के अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जन जन को जगाना, संचारी रोग कैसे ना फैले और फैले तो तुरंत कैसे इलाज हो, उसके लिए जन जन में जागरण फैलाकर उन्हें इसके बारे में बताकर अपने जनपद में संचारी रोगों को कंट्रोल करना मुख्य उद्देश्य है। तो मैं जनपद के लोगों से अपील करता हूँ कि संचारी रोग के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो अपने आशा, आंगनवाड़ी या नियरेस्ट PHC CHC पर जाकर जानकारी लें और खुद अपने परिवार को और बच्चों को संचारी रोग के प्रभाव से बचाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन बुधवार को पूरे देश में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के निजामाबाद
बाजार में सपा के प्रदेश सचिव वसीम अहमद के नेतृत्व में सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन समारोह का आयोजन अनोखे अंदाज और सामाजिक सरोकारों के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने 10 केक काटकर अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही समाज का सेवा का संदेश देते हुए 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया गया, जिससे लोगों को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश मिला। इस अवसर पर सपा प्रदेश सचिव वसीम अहमद ने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति समाज सेवा, विकास और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर आधारित है। उनके जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 10 केक काटने का विशेष संदेश भी था। उनका कहना था कि आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का संकल्प लेते हुए यह प्रतीकात्मक आयोजन किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चंद्रेश यादव, राजेश यादव, मुलायम यादव, शिवपाल राय, शहाबुद्दीन उर्फ आज़ाद, निखिल राय, परवेज अहमद, शबनम खातून, नीरज यादव, खुर्शीद अहमद, शुभम यादव, प्रियांशु यादव, शेफ अहमद, अशोक यादव, जियालाल यादव, मशरूर अहमद सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने रक्तदान और पौधारोपण जैसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज सेवा का संदेश देते हुए अखिलेश यादव के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। क्या कुछ कहना है वसीम अहमद, प्रदेश सचिव सपा का, सुनिए। भर में आज आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप किस तरह से मना रहे हैं और अपनी विधानसभा में आपने काफ़ी कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 10 केक काटे, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी का आज जो जन्मदिन था, पूरे प्रदेश में जन्मदिन मनाया गया है और हम सब लोग यहाँ पर अपने विधानसभा में जितने लोग हैं, आप देखेंगे कि ब्लड डोनेट का कार्यक्रम भी था और यहाँ पर सभी लोगों ने उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया है और यहाँ पर लगभग काफ़ी संख्या में लोगों ने अपना ब्लड भी दिया है। ये हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन इस बार निज़ामाबाद में ये आपके सामने यहाँ पर जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम लगाया गया है और ये आज से अब से निज़ामाबाद में ये हमेशा रेगुलर कार्यक्रम चलता रहेगा। हर साल ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चलता रहेगा। वृक्षारोपण भी पहले जो है, जी बिल्कुल, वृक्षारोपण भी और आश्रम में लोगों को जाकर वहाँ फल वितरण किया जाएगा और वृक्षारोपण भी हम लोग कर रहे हैं और जो भी गुरबा मसाकीन है, इसमें हम लोग काफ़ी संख्या में लोगों की मदद के लिए वितरित कर रहे हैं। जो भी सहायता होगी उनको किया जा रहा है। आज के दिन लगभग कितने यूनिट का ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखा गया था आप लोगों के द्वारा? देखिए, आपके सामने खुद यहाँ पर जिन लोगों ने दिया है, लगभग 50 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है अपना, और मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने ब्लड डोनेट देकर, इससे बड़ा योगदान कोई नहीं होगा किसी की जान बचाना। रक्तदान से बड़ा कोई भी, इससे बड़ा कोई भी सहायता का, कोई भी मदद का कोई भी काम नहीं रहता है, क्योंकि दूसरे की मदद करना, अपने खून देकर लोगों की जान बचाना। और आपके सामने यहाँ हमारे जिला उपाध्यक्ष महिला सभा की जो है आप हैं, यहाँ बगल में खड़ी हैं, आप देख रहे हैं, ये भी इन्होंने भी अपना ब्लड डोनेट किया है। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं आपके सामने, और हमारे यहाँ पर जो डोनेट करने वालों में से जो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सभी लोगों ने आपने देखा ही है, सुपाल राय जी हों, यहाँ पीडीए के चौहान जी हों, या कन्नौजिया जी हों, या जितने भी लोग हैं पीडीए समाज के, सभी लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। और 10 ये केक काटा गया है आपके द्वारा, वो 10 केक, लोग 1-2 केक काटते हैं, आपने 10 केक काटा है, इसके पीछे का क्या? 27 में, देखिए 27 में सरकार बनने जा रही है और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता उत्साह में, सभी कार्यकर्ताओं ने केक लाकर यहाँ पे केक काट कर
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाए हैं और 10 यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे जनपद में 10 विधानसभा है, इसलिए 10 केक काटा गया है। जीत की तैयारी है 10 पर। बिल्कुल 27 भाई 10 विधानसभाओं को जिताएंगे और उसके साथ साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। इसलिए वसीम साहब, लगातार आप चलते रहते हैं निजामाबाद में, तो लोगों का किस तरह का रुझान आ रहा है और क्या समस्याएं लोगों के सामने हैं जो इस प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों में गिना रही है लगातार, और आप क्या देख रहे हैं लोगों के मन में क्या है? देखिए, जितने भी लोग हैं सारे लोग प्रदेश की, देश की जनता और सभी लोग जान चुके हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है। हर लोग परेशान हाल है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे किसी भी तरह से आप देखेंगे सारे लोग परेशान हाल है। हर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, त्राहिमाम चल रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही वो घड़ी आए ताकि हम सब लोग अपने मत का प्रयोग करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि इस प्रदेश का विकास हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, युवाओं को रोज़गार मिले। शिक्षा से जो आप देख रहे हैं, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सरकार बनने पर उन्होंने जो कहा है केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसानों का जितना भी कर्ज होगा वो माफ़ किया जाएगा, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर आप देख रहे हैं वो भी कम होगी। हर तरह से आप लोगों को, चाहे वो महिलाओं को देखेंगे, महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये दिया जाएगा, गैस हो, गैस सिलेंडर हो, और तमाम जितने भी आप देखेंगे हर तरह के लोग, जो लोग परेशान हैं, सबकी समस्याएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार में होंगे तो सबकी समस्याएं दूर की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना तरवा पुलिस ने महिला से टप्पेबाजी कर सोने के आभूषण लेकर फरार होने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए सोने के आभूषण और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 28 जून 2026 को ग्राम मझवा निवासी शुभावती देवी खरियानी बाजार किसी कार्य से गई थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने उन्हें बातों में उलझाकर उनके सोने की नथुनी, कान के कनफूल और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर थाना तरवा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर 30 जून की रात थाना तरवा पुलिस ने राम प्रताप आदर्श इंटर कॉलेज बहलोलपुर के पास से तीनों आरोपियों पंकज पुत्र रामकृष्ण निवासी भीमापार, थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर समुल्ला पुत्र रामकृष्ण निवासी भीमापार, थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर और खेसारी पुत्र प्यारेलाल निवासी दुस्का, थाना जमनिया जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से पीड़िता के सोने के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए थाना तरवा पे 28 जून 2026 को एक घटना हुई थी, जिसमें तरवा क्षेत्र के खरियानी बाजार में एक 60 वर्षीय महिला शुभावती देवी के साथ 3 व्यक्तियों ने टप्पेबाजी की घटना कारित की थी, जिसमें उस महिला को समझा बुझाकर उसके पास से सोने की नथुनी, मंगलसूत्र और कान की बाली लेके चले गए थे। इस संबंध में थाना तरवा पे अभियोग पंजीकृत किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 30 जून 2026 को थाना तरवा की पुलिस के द्वारा अंतर जनपदीय टप्पेबाजी के गिरोह के 3 जो अभियुक्त थे, पंकज, समुल्ला और खेसारी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से उस महिला के साथ घटना के दौरान जितने भी स्वर्ण आभूषण लिए गए थे सब कुछ बरामद हो गए हैं और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। संबंधित प्रकरण में अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के नयापुरा कस्बे में मंगलवार शाम खून के रिश्ते उस समय शर्मसार हो गए जब कथित तौर पर जमीनी विवाद ने सगे भाई को ही भाई का हत्यारा बना दिया। सऊदी अरब से महज 10 दिन पहले घर लौटे 25 वर्षीय युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार शाम करीब 6 बजे जहानागंज थाना क्षेत्र के नयापुरा कस्बे में दिलशेर उम्र 25 वर्ष पुत्र स्वर्गीय इम्तियाज की चाकू लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि किसी बात को लेकर उसके भाई राजू से कहा सुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि राजू ने चाकू से
दिलशेर पर हमला कर दिया। चाकू का वार उसकी गर्दन पर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जानागंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि परिवार में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते पहले भी परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहती थी और घटना वाले दिन भी इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल पुलिस मौके की जांच में जुटी हुई है और परिजनों के आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है। पहले क्या कुछ कहना है सुमैया अख्तरी, मृतक की पत्नी का, सुनिए। सुमैया अख्तरी। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, मैं पेशाब करने गई, 1-2 मिनट जितना भी समय लगा, कितनी बार छुपी हुई है नहीं पता। जब आई तो पीछे से एक बार वार हो चुका था मेरे सामने, दोबारा होने वाला था, मैं पकड़ ली। एक हाथ से छुरी पकड़ी है, फिर उसके बाद मेरी सास कह रही थी मटकी को मारो, मटकी को मारो। फिर मेरे देवर जो थे वो एक हाथ से पूरी गर्दन पकड़ी हुई थी। अच्छा, आपने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी? आपने किसी को नहीं दी। मेरी मोबाइल नहीं, इसके पहले 10 दिन से आए थे ये जो ये जमीनी विवाद हुआ था, तो इस कुछ भी नहीं हुआ था। मैं मैके रहती थी, मेरे सऊदी रहते थे, 2 साल बाद आए थे। मेरी सास से कह रहे थे कि बुला लो, तो मेरी सास कह रही थी नहीं आएगी वो। तो मेरे जो ननद के सवर है उनसे बात हुई थी, मेरी बड़ी ननद यहाँ बैठी हुई है, उनसे भी बात हुई थी। तो वो ये कह रही थी कि माँ से तुम बात करो, माँ है मान जाएगी। तो वो कहते मैं माँ से नहीं बात करूँगा, मैं ऐसे लेकर आऊँगा, तुम बात करो। तो कोई भी बात नहीं की माँ से। और जो देवर था, अभी मैं आई 20 आधा घंटा जितना भी हुआ है, उसके बाद मैं पेशाब करने गई, आई तो छुरी खूब लंबी पतली सी थी। उसे कितनी बार वार हुआ नहीं पता। जब पीछे एक बार वार हुआ देखी, फिर एक बार छुरी मैंने पकड़ ली। तो उसके बाद एक हाथ से छुरी पकड़ी है, एक हाथ से गर्दन पकड़े हैं। ना बहनियों रही, बहनी की बचावत रही, चुड़िया बचावत रही, इससे नहीं बचा पाई। उसके बाद मारने के बाद कह रहे थे और मारना चाहिए था, ये तो बहुत कम है। तो उसके बाद डॉक्टर राजेश में ले गए, उसके रास्ते में ही कह दिए कि मार चुके हैं। वह इस मामले में एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि थाना जानागंज क्षेत्र अंतर्गत 2 सगे भाइयों के मध्य घरेलू आपसी विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक भाई की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेज दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। थाना स्थानीय पर प्राप्त तथ्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है पूरी घटना को लेकर, मधुबन कुमार सिंह, एसपी सिटी का, सुनिए। हाँ सर, क्या मामला? यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। एक घरेलू विवाद में मोहम्मद अनस उर्फ राजू ने अपने बड़े भाई दिलशेर को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर एसओ जहानागंज सीओ सदर द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान है। मृतक की पत्नी द्वारा थाने में सूचना देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मौके का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना किया जा चुका है। आजमगढ़ जिले के जानागंज थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के लगभग 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार 30 जून 2026 को कस्बा जहानागंज के मोहल्ला नयापुरा में घरेलू विवाद के दौरान मोहम्मद अनस उर्फ राजू ने अपने बड़े भाई दिलशेर अहमद पर चाकू से कई बार वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल दिलशेर अहमद की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी सुमैया अख्तरी की तहरीर पर थाना जानागंज में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना जहानागंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करहा मार्ग स्थित पुनर्जी पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी मोहम्मद अनस उर्फ राजू उम्र 24 वर्ष को 30 जून की रात 11:24 पर गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बड़ा भाई करीब 2 वर्ष पूर्व दुबई में रहने के बाद लगभग 15 दिन पहले घर लौटा था। घर के खर्च को लेकर उसकी मां और भाई के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने पास में रखा चाकू उठाया और अपने भाई पर कई वार कर दिए। इस संबंध में थाना जहानागंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल दिनकर कुशवाहा, कांस्टेबल गोविंद सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार तथा महिला आरक्षी अवंतिका तिवारी शामिल रहीं। क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर आस्था जायसवाल सीयू सदर का सुनिए। कल दिनांक 30/6/2026 को थाना जहानागंज के कस्बा क्षेत्र में मोहल्ला नयापुरा में मोहम्मद अनस उर्फ राजू ने अपने भाई जिनका नाम दिलशेर अहमद था, जो 15 दिवस पूर्व ही विदेश से वापस अपने घर आए थे, उनकी चाकू मार के हत्या कर दी। इसकी वजह जो सामने आई वो घरेलू विवाद थी। इसी क्रम में मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं पुलिस ने कल रात लगभग 11:30 बजे जो मुख्य अभियुक्त है इसमें मोहम्मद अनस, उसे गिरफ्तार किया एवं उसके पास से हत्या में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के खुजिया बाजार में बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय राम नरेश यादव की 98वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव राम अवध यादव ने स्वर्गीय राम नरेश यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सामाजिक न्याय के मसीहा, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने बताया कि छात्र जीवन से ही वे मेधावी रहे। राम नरेश यादव ने वकालत से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और बाद में राजनीतिक में सक्रिय होकर 7 बार जनप्रतिनिधि बने। इनमें 3 बार सांसद और 4 बार विधायक रहने के साथ ही वर्ष 2011 से 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में वर्ष 1977 में स्वर्गीय राम नरेश यादव ने अंत्योदय योजना लागू की, पिछड़ा वर्ग को 15% आरक्षण देने सहित अनेक जन कल्याणकारी और विकास परक निर्णय लिए। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जो आज भी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। राम अवध यादव ने कहा कि वर्तमान राजनीति सिद्धांतों और मूल्यों से भटकती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में स्वर्गीय राम नरेश यादव के आदर्शों को अपनाकर स्वच्छ और जनहितकारी राजनीति को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान ज्ञानचंद राम ने की, जबकि संचालन प्रमोद कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार संपत्ति यादव, डॉक्टर अरशद खान, मगधीश यादव, प्रहलाद मौर्य, ओम प्रकाश प्रजापति, अयोध्या यादव, रामवृक्ष यादव, अमरजीत प्रजापति, सतीश यादव, विवेक अशोक यादव, अजीत प्रसाद, संजय यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है राम अवध यादव, पूर्व प्रदेश सचिव का, सुनिए। सर, क्या कार्यक्रम है और सभी लोग सभी कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं? आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, सामाजिक न्याय के मसीहा स्वर्गीय राम नरेश यादव जी की 98वीं जयंती मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के खुजिया बाजार में मनाई जा रही है। इस अवसर पर हम सभी कांग्रेसजनों ने बाबू राम नरेश यादव जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया और बाबू राम नरेश जी का जन्म 1 जुलाई 1928 को आजमगढ़ जनपद के आंधीपुर गाँव में किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी उस दौर में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे और बाबू राम नरेश यादव जी शुरू से प्रतिभावान छात्र रहे। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही राजनीति की तरफ उनका रुझान रहा और 23 जून 1977 को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त है और
उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 20 अगस्त 1977 को उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को नियुक्ति और प्रोन्नति में सर्वप्रथम 15% आरक्षण देने का कार्य किया था, जिसकी वजह से आज पिछड़े वर्ग के लोग विशेष रूप से आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपको विभिन्न बड़े बड़े पदों पे दिखाई देंगे। बाबू रामनरेश जी अपनी सरकार में अंत्योदय योजना चला करके गरीब किसानों को, गरीब मजदूरों को खाद्यान्न की व्यवस्था किया। उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत ही भीषण सूखा पड़ा हुआ था, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा था उस दौर में। और रामनरेश यादव जी ने उस दौर में हिंडाल्को और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की बिजली को काट करके किसानों को सीधे 24 घंटे बिजली देने का काम किया था। पंचायत और निकाय चुनाव में भी युवाओं की जो उस समय मतदान करने की आयु सीमा थी 21 वर्ष, उसको भी घटा करके उन्होंने 18 वर्ष करने का काम किया था। और हाई स्कूल से लेकर के एमए तक पिछड़े वर्ग के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम किया था। उस दौर में तमाम उस छात्रवृत्ति के पैसे से तमाम नौजवान आज बड़े बड़े पदों पे सुशोभित कर रहे हैं। तमाम लोग सेवानिवृत्ति लिए। उनके कार्यकाल के दौरान तमाम उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं आज भी लोगों को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। और बाबू रामनरेश यादव जी जो एक छवि थी आदिवासी की, आम गरीब मजदूर पिछले अल्पसंख्यक सभी को साथ लेकर के चलने के दिशा में जो उन्होंने काम किया, आज भी लोग उनको याद करते हैं। इसी अवसर पर मैं बाबू जी को पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।